जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं कविता के बहाने को, जिसे लिखा है कुंवर नारायण जी ने। हम इस कविता के बहाने कविता को समझे इसके पहले हम इनका जीवन परिचय संक्षिप्त में समझ लेते हैं। कुंवर नारायण जी, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचना चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार सामान्य। इसके साथ साथ इन्हें इनकी रचनाओं के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। जो पुरस्कार है वह ये है: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान। कुंवर नारायण जी ने लेखन की शुरुआत 1950 के आसपास की। इनका जो प्रसिद्ध जो प्रबंध काव्य है उसका नाम है आत्मजयी। तो अब मैं बता दूं, आपने जीवन परिचय को सुन लिया है, समझ लिया है किस तरह एग्जाम में प्रश्न किए जाते हैं जीवन परिचय से। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है आपकी वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत कि कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ, आपको पता होना चाहिए। 19 सितंबर 1927 को कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचना है चक्रव्यूह 1956 में। इनके काव्य संग्रह का नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। इन दिनों प्रबंध काव्य का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है आत्मजयी। कहानी संग्रह का नाम क्या है? आपने पढ़ा है, आपको बिल्कुल पता है। जी हाँ, बिल्कुल। आकारों के आसपास। इनकी समीक्षा का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, आज और आज से पहले, कुंवर नारायण जी के द्वारा रचित समीक्षा है। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कुंवर नारायण जी को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो आपको बिल्कुल पता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान, साथ ही ज्ञानपीठ सम्मान। आपसे ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुंवर नारायण जी ने अपने लेखन की शुरुआत कब की? तो बिल्कुल आपके पास जवाब होना चाहिए 1950 के आसपास कुंवर नारायण जी ने अपने लेखन की शुरुआत की। मुझे उम्मीद है यदि एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब हम कवि के द्वारा लिखित कविता की उड़ान या कविता के बहाने जो कवि ने लिखा है, जो उड़ान भरना चाहे उसको हम समझते हैं और समझते हैं कविता के बहाने कविता को। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ये आप कविता का अर्थ समझे इसके पहले आप संदर्भ लिख लीजिएगा। संदर्भ क्या होगा आपको पता है, आप 12th क्लास में आए हैं, और जिन्हें नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता के बहाने से अवतरित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी है। साथ ही आप प्रसंग भी लिख लीजिए। प्रसंग होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कविता और चिड़िया की उड़ानों की तुलना करते हुए चिड़िया की उड़ान को सीमित जबकि कविता की उड़ान को असीमित बताया है। चलिए अर्थ समझते हैं। हम अर्थ समझे इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो कविता के बहाने जो कविता है, इसे कुंवर नारायण जी के जो काव्य संग्रह है इन दिनों, इससे लिया गया है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कविता के बहाने जो कविता है कुंवर नारायण जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो आपको पता होना चाहिए इन दिनों जो काव्य संग्रह है उससे कविता के बहाने कविता को लिया गया है। चलिए अब हम अर्थ समझते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहते हैं, उड़ती हुई चिड़िया को देखकर मेरे मन में कविता लिखने की भावना उत्पन्न होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं चिड़िया के उड़ान मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरित करती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं, किंतु चिड़िया कविता के महत्व को नहीं जानती, कविता के उड़ान को नहीं समझती है, क्योंकि उसकी जो उड़ान है वह सीमित होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर,
कहते हैं चिड़िया तो केवल घर के अंदर, घर के बाहर, इस घर से उस घर केवल उड़ती रहती है। कविता के पंख लगा उड़ने की माने, किंतु कवि कहते हैं कि कवि की जो कल्पना है वो असीमित है। एक कवि अपनी कविता में कल्पना के पंख लगाकर कहाँ तक और कब तक उड़ सकता है, इसका अनुमान सीमित उड़ान वाली चिड़िया भला कैसे जान सकती है। वास्तव में कविता और चिड़िया की उड़ान में कोई भी तुलना संभव नहीं है। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। मुझे उम्मीद है आपको इन पंक्तियों का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं कवि कि उड़ती हुई चिड़िया को देखकर या चिड़िया के उड़ान को देखकर मेरे मन में कविता लिखने की भावना उत्पन्न होती है, या मैं कविता लिखने के लिए प्रेरित होता हूँ, किंतु उड़ती हुई चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती है? क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। वो तो इस घर से उस घर, घर के अंदर और घर के बाहर बस उड़ना जानती है, किंतु जो कविता की उड़ान है वो असीमित है। एक कवि अपनी कविता में कल्पना के पंख लगाकर कहाँ तक और कब तक उड़ सकता है, इसका अनुमान सीमित उड़ान वाली चिड़िया भला कैसे लगा सकती है। वास्तव में कविता और चिड़िया की उड़ान में कोई भी तुलना संभव नहीं है। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। मुझे उम्मीद है इन पंक्तियों का अर्थ आपसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आपने समझ लिया है। आप काव्य सौंदर्य देख लीजिए, जिसे हम विशेष के रूप में भी जानते हैं। बहाने में क्या हुआ है, न वर्ण की आवृत्ति हुई है, तुकांत है। जाने में न जो वर्ण है, भीतर के अंदर र है, और घर में र है, माने में न है, जाने में न है। इस तरह जो समान वर्ण है, तुकांत शब्दों का जो बड़ा ही सुंदर इसमें प्रयोग किया गया है। कविता का मानवीकरण किया गया है, सरल एवं सहज भाषा है। तो इस तरह मैं समझ सकती हूँ, या मुझे लगता है कि आपको यह जो कविता का जो अर्थ है बेहतर और आसानी से समझ आ गया है। चलिए हम अगली पंक्तियों को समझते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता भी एक खिले हुए फूल की तरह है। प्रसंग आप पहले लिख लीजिएगा अर्थ लिखने से या समझने से पहले, कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कविता और फूल का मनोहारी वर्णन किया है। फिर से आप प्रसंग सुन लीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने कविता एवं फूल का मनोहारी वर्णन किया है। चलिए अर्थ समझते हैं। क्या कहते हैं कवि, खिला हुआ फूल मुझे कविता लिखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। यह कविता भी कैसी है, एक खिले हुए फूल की तरह है, किंतु जो फूल है वो सीमित समय के लिए क्या करता है, खिलता है, अपनी महक को बिखराता है और मुरझा जाता है। क्या कहते हैं कवि कि खिला हुआ फूल मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरित करता है, या कविता भी एक खिले हुए फूल की तरह है, मगर फूल की जो समय सीमा है वो कैसी है, सीमित है। कुछ समय के लिए फूल खिलकर महक कर क्या करता है, मुरझा जाता है। किंतु कवि कहते हैं कि कविता तो एक बार यदि खिल जाती है, या एक बार यदि कविता का सृजन होने के बाद वह युगों युगों तक बिना मुरझाए हुए, बिना प्रभावहीन हुए अपनी बात की सुगंध को फैला सकती है। कविता की इस अनंत असीमित यात्रा का अनुमान एक नन्हा सा कोमल पुष्प नहीं समझ पाता है। मुझे उम्मीद है आपको इन पंक्तियों का अर्थ भी आसानी से समझ आ गया होगा। काव्य सौंदर्य क्या होगा या विशेष क्या होगा, देख लेते हैं। कविता एवं फूल की जो मनोहारी वर्णन किया गया है, प्रसाद गुण है, साथ ही शांत गुण भी है, शांत रस है, माफ कीजिए, और सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया गया। चलिए अगली पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने।
बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने माने बच्चा ही जाने। इसमें आप प्रसंग लिख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कविता और बच्चों के मध्य संबंधों का वर्णन किया है। चलिए अर्थ समझते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता भी कैसे है, बच्चों के खेल की तरह है। कविता कैसी है, बच्चों की खेल की तरह। जिस तरह बच्चा घर के अंदर घर के बाहर खेलते रहता है और भेदभाव नहीं करता है, ना ही उसे जाति का भेद है ना ही धर्म का भेद है, वह तो सबको क्या करता है, एक मानता है और बिना भेदभाव किए वह सबके घरों में खेलते रहता है, सबको एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। उसी तरह कवि कहते हैं कि कविता भी क्या करती है, एक कवि की जो कल्पना है या कवि के द्वारा लिखी हुई जो रचना है वह भेदभाव से रहित होती है। वह वर्तमान की स्थिति का वर्णन करते हुए समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करती है, समाज में सामंजस्य लाने का प्रयास करती है। इस तरह कवि कहते हैं कि एक कवि की कल्पना के रूप में लिखी गई कविता और बच्चे दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों का संबंध एक जैसा है, दोनों का प्रयास बस इतना है कि वो समाज को क्या कर सके, एकता के सूत्र में बांध सके। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इन पंक्तियों का अर्थ भी आसानी से समझ आ गया होगा। यदि आपको अर्थ समझ आ गया तो हम इसे के विशेष को या काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही बहाने माने जाने जैसे तुकांत जो शब्दों ने कविता को लयात्मक बना दिया है। और मुझे उम्मीद है सरल भाषा में लिखी गई ये कविता आपको बड़ी ही पसंद आई होगी और आपको आसानी से समझ भी आ गई होगी। और समझ आ गई है तो इससे संबंधित यदि एग्जाम में किसी तरह के प्रश्न किए जाते हैं तो आपसे आसानी से उन प्रश्नों के जवाब बन जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ है या यदि मेरी भाषा शैली आपको आसानी से समझ आ गई है, कविता का अर्थ आपको आसानी से समझ आ गया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। एक आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद।